जय हिंद। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी का एक चैप्टर है ग्लैंड मतलब ग्रंथि। उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो पहले समझिए कि ग्लैंड मतलब ग्रंथि किसको कहा जाता है। तो हमारे बॉडी में एक थैला होता है, मतलब थैली जैसा था, मतलब थैला होता है। उसमें कुछ ना कुछ भरा होता है, या तो एंजाइम होगा या फिर हार्मोन होगा। तो ये दोनों के स्टोरेज को ही ग्रंथि कहा जाता है। समझ गए। तो देखिए, जो दोनों के स्टोरेज को ग्रंथि कहा जाता है, इसके आधार पर ग्रंथि को 3 पार्ट में डिफाइन किया गया है। पहला है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड और तीसरा है मिक्स्ड क्राइन ग्लैंड। मतलब बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड को, और अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड को, और मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है मिक्स्ड क्राइन ग्लैंड को। तो यहाँ पे आप ध्यान देते हैं, तीनों को अलग अलग समझेंगे। पहले यहाँ पे सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन जैसे समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा, मतलब कि बेसिक ये है क्या, बेसिक समझ लेते हैं। उसके बाद से हर एक टॉपिक पे डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में। तो देखिए, बहिस्रावी ग्रंथि जो है, इससे बहिस्रावी ग्रंथि एंजाइम निकालती है, एंजाइम निकालती है। और ये जो एंजाइम होते हैं, हर हाल में ब्लड से संपर्क नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। ये एंजाइम निकलते हैं, तो ये डक्ट या नली के जरिए निकलते हैं, ये डक्ट या नली के जरिए निकलते हैं, जो हमारे ब्लड से संपर्क में नहीं होना चाहिए। अगर ये एंजाइम ब्लड से संपर्क में आया तो ये एंजाइम खराब हो जाएगा। समझ गए यहाँ पर। तो देखिए, अभी इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहिस्रावी ग्रंथि जो एंजाइम निकलता है, जैसे आंसू हो गया हमारा, ये क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि है। जैसे पसीना हो गया, ये बहिस्रावी ग्रंथि है। कान का मोम जो है वो भी बहिस्रावी ग्रंथि है। जो यूरिन पास होता है वो भी बहिस्रावी ग्रंथि है। जो शुक्राणु पास होता है वो भी बहिस्रावी ग्रंथि है। तो ये सब क्या है, सब बहिस्रावी ग्रंथि है। जैसे ये डक्ट या नली के जरिए बाहर निकलता है, ये बहिस्रावी ग्रंथि है। समझ गए, जो ब्लड से संपर्क में ना आए। जैसे रेनिन पेप्सिन है, जैसे जठर व्यवस्था जो है उसमें रेनिन पेप्सिन एंजाइम बनता है, जो भोजन के पचाने के काम करता है। अगर हमारे शरीर में एंजाइम अगर ब्लड से संपर्क में आ जाता, तो जब हम उल्टी करते तो रेनिन पेप्सिन अगर हम उल्टी करते तो क्या होता है, उसमें से ब्लड भी आता, उसमें से ब्लड भी आता। तो ब्लड नहीं आता है, इसीलिए उसमें से एंजाइम है, ये ब्लड से संपर्क नहीं होता है। तो आप बहिस्रावी ग्रंथि के मतलब समझ गए। अब देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है, ये हार्मोन निकलता है। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन निकलता है, और ये हर हाल में ब्लड से संपर्क में आना चाहिए, ये हर हाल में ब्लड से संपर्क में आना चाहिए। इसमें कोई डक्ट या नली नहीं होती है। तो मान लीजिए कि अगर ये हार्मोन है और ब्लड से संपर्क में आना चाहिए, इसको आना ही है, तो इसमें डक्ट या नली की जरूरत ही क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पूरे शरीर में ब्लड है, और पूरे शरीर में ब्लड है तो पूरे शरीर में हार्मोन घूमेगा, तो इसमें नली या डक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए पीयूष ग्रंथि जो है, पीयूष ग्रंथि जब हमारे शरीर के अंदर निकलता है तो क्या वो हमको दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। जो थायराइड ग्रंथि है, ये भी हमारे बॉडी के अंदर निकलता है, लेकिन हमें ये दिखाई नहीं देता है। लेकिन यहीं पे बहिस्रावी ग्रंथि जो है, ये जो निकलता है बाहर डक्ट या नली के जरिए जो निकलता है, पसीना वगैरह, आंसू वांसू, तो ये सब क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि हो गया। लेकिन हार्मोन जो है, ये पीयूष ग्रंथि और थायराइड निकालता है, तो ये इसमें क्या होता है, ये हम नहीं देख पाते, ये नहीं दिखता है हमको। तो बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में आप समझ गए कि दोनों में फर्क क्या है। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि जिससे एंजाइम भी निकले और हार्मोन भी निकले, जिसमें से एंजाइम और हार्मोन दोनों निकले, उसी को कहा जाता है मिक्स्ड क्राइन ग्लैंड, मतलब मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। तो मिश्रित ग्रंथि से क्या, एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है। तो एंजाइम कौन सा निकलता है, एंजाइम जैसे पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज में क्या होता है, हार्मोन भी निकलता है, एंजाइम है, मतलब उसमें से क्या निकलता है, एंजाइम भी निकलता है पेनक्रियाज में से, और हार्मोन भी निकलता है। तो पेनक्रियाज में कौन सा निकलता है, लाइपेज और ट्रिप्सिन निकलता है, सॉरी, लाइपेज और ट्रिप्सिन निकलता है। और हार्मोन कौन सा निकलता है, हार्मोन निकलता है इंसुलिन। तो आप समझ गए यहाँ पर कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है और मिक्स्ड क्राइन ग्लैंड है, इन तीनों में अंतर समझ गए, डिफरेंस समझ गए। तो यहाँ पे सिर्फ हम थोड़ा इसका डिफरेंस समझे हैं, थोड़ा थोड़ा इसको समझे हैं कि
बहिस्रावी ग्रंथि क्या होता है और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है और मिक्स्ड क्राइन ग्लैंड मतलब मिश्रित स्रावी ग्रंथि क्या होता है। अब इसके बारे में बहिस्रावी ग्रंथि को अलग से डिटेल से पढ़ेंगे और जो बहिस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथि है इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और जो मिक्स क्राइन ग्लैंड मतलब मिश्रित ग्रंथि जो है इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए पहले बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में हम डिटेल से समझ लेते हैं। अब देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड देखते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड को क्या कहते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। अब इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे, एक एक पार्ट को डिटेल से समझेंगे। हम अभी बोले हैं बहिस्रावी ग्रंथि को डिटेल से समझेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि को फिर से मिक्स्ड क्राइन ग्लैंड मतलब मिश्रित स्रावी ग्रंथि को समझेंगे। ठीक है, अब पहले देख लेते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि में जो सेरुमियन ग्लैंड होता है, शुरू करते हैं। पहला है सेरुमियन ग्लैंड। ये जो सेरुमियन ग्लैंड है कहाँ बनता है, कान में बनता है सेरुमियन ग्लैंड और ये करता है मोम का निर्माण। तो मोम का निर्माण करता है। तो मोम देखिए, आप कोई पर्सन होता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि वो अपने कान से बार बार मोम निकालने लगता है। ठीक है, या तो रुई से निकालने लगेगा या फिर पेज को ही मोड़कर उससे निकालने लगेगा, मतलब बहुत ही निकालने लगेगा। तो जो ये मोम निकालता है वो बहुत ही ज़्यादा निकालने लगता है और जो ये नहीं निकालता है वो नहीं निकालता है। तो देखिए, इसको जितना डिस्टर्ब कीजिएगा उतना ही ये सेरुमियन ग्लैंड है जो उतना ही मोम बनाएगा। आप इसको डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा तो ये अपने मतलब लिमिट में रहेगा, ज़्यादा नहीं निकलेगा। इसीलिए सेरुमियन ग्लैंड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बात आगे समझ में। अब देखते हैं लेक्राइमल ग्लैंड। ये जो लेक्राइमल ग्लैंड है, आंख का जो ऊपरी भाग है उसी को लेक्राइमल ग्लैंड कहा जाता है। देखिए यहाँ पे 2 नंबर दिए हैं, ये लेक्राइमल ग्लैंड है। ये इसके जो ऊपरी भाग है इसी को कहा जाता है लेक्राइमल ग्लैंड। ये क्या करता है, आंसू का निर्माण करता है। ये आंसू का निर्माण करता है। जब आंसू वहाँ पे निर्माण हो जाता है तो वहाँ पे जब निकलने लगता है वहाँ से, तो स्टोरेज किसके पास हो जाता है, स्टोरेज हो जाता है पम्पटम के पास। तो जो आंख के किनारे जो मांस टाइप का लोथा वाइट वाइट को देख रहे होंगे आप, उसी को कहा जाता है पम्पटम। पम्पटम कहा जाता है उसी को। ये जो आंसू होते हैं वहीं पे स्टोरेज होते हैं। ठीक है, लेक्राइमल जो है आंसू का निर्माण करता है और पम्पटम के पास क्या हो जाता है, आंसू स्टोरेज हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। आगे बात समझ में। और उसके बाद से क्या होता है, जब यहाँ पे एक्स्ट्रा होने लगता है आंसू पम्पटम के पास, तो ये आंखों से निकलने लगता है। उसके बाद ये जो पम्पटम है ये नाकों से मतलब नाक में इस आंसू को भेज देता है। ठीक है, नाक में भेज देता है। जो आंसू एक्स्ट्रा हो जाता है उसको नाकों से निकलने लगता है। उसके बाद से क्या करता है पम्पटम, नाक के साइड से भी पानी निकलने लगता है, नाक में भेज देता है। तो आप देखे होंगे कि अगर कोई रोता है तो आंसू तो निकलता है, साथ में उसके नाक से भी पानी निकलने लगता है। तो ये बात आ गई समझ में। लेक्राइमल ग्लैंड के क्या करता है, ये आंख में लेक्राइमल ग्लैंड बनता है, ये आंसू का निर्माण करता है और ये पम्पटम के पास स्टोरेज हो जाता है और स्टोरेज होकर कहाँ भेज देता है, नाक में भेज देता है। और ये जो लेक्राइमल ग्लैंड है ये लाइसोजाइम का निर्माण करता है, लाइसोजाइम का निर्माण करता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं मोबिमियम ग्लैंड। ये जो मोबिमियम ग्लैंड है ये क्या है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो आंख का निचली हिस्सा होता है, हम यहाँ पे 2 और 3 इसलिए लिखे हैं, ये लेक्राइमल ग्लैंड जो ऊपर बनता है, ठीक है, जो ऊपर होता है उसी को लेक्राइमल ग्लैंड कहते हैं, जो आंसू का निर्माण करता है। तो इसको हम 2 नंबर लिख दिए हैं। और ये जो मोबिमियम ग्लैंड है ये आंख का निचली हिस्सा है, इसीलिए यहाँ पे हम 3 लिख दिए हैं। बात आ गई यहाँ पे समझ में। तो ये देखिए, जो मोबिमियम ग्लैंड है ये आंख में ऑयली एंड कीचड़ का निर्माण करता है। तो देखिए, आप देखे होंगे कि जो आंख का निचली भाग होता है उसमें तेलीय पदार्थ जैसा कुछ लगा रहता है, वो क्या करता है, दिन भर इकट्ठा होता है और दिन भर मतलब बनता रहता है वहाँ पर तेलीय पदार्थ। और रात को सोते वक्त क्या होता है, यही जब सुबह उठते हैं तो कीचड़ का निर्माण हो जाता है। तो आंख से जब सुबह उठता है कोई पर्सन, तो आप देखे होंगे कि आंख से कीचड़ निकलता है। तो ये कौन करता है, मोबिमियम ग्लैंड जो है यही आंख में ऑयली एंड कीचड़ का निर्माण करता है। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब देख लेते हैं स्वेट ग्लैंड। स्वेट कहते हैं, इंग्लिश में इसको स्वेट कहते हैं और हिंदी में इसको स्वेद कहते हैं। यहाँ पे स्वेद है, स्वेत नहीं, स्वेत मतलब हो जाता है सफेद और स्वेद यहाँ पे है, तो इसको हिंदी में कहा जाता है स्वेद ग्रंथि और इंग्लिश में कहा जाता है स्वेट ग्लैंड।
ठीक है। तो ये क्या करता है, ये पसीना का निर्माण करता है। मान लीजिए कि हमारे बॉडी में माथे पे पसीना हो रहा है, गर्दन पे पसीना हो रहा है, हाथ में पसीना हो रहा है, पैर में पसीना हो रहा है, मतलब बॉडी में कहीं भी अगर पसीना हो रहा है तो उसी को कहा जाता है श्वेत ग्लैंड। श्वेत ग्लैंड क्या करता है, पसीना का निर्माण करता है। ठीक है। अब देखते हैं सेबेकस ग्लैंड। ये जो सेबेकस ग्लैंड है ये क्या करता है, तेलीय ग्रंथि होता है, ये इसको तेलीय ग्रंथि कहा जाता है। ये क्या करता है, सीबम का निर्माण करता है। सीबम का निर्माण कहाँ होता है, तो ध्यान दीजिए नाक पर होता है हमारे। जब हम सो के उठते हैं तो नाक अगर टच करते हैं तो पता चलता है कि इस पे तेलीय पदार्थ के टाइप का कुछ लगा रहता है ना, तेलीय पदार्थ का कुछ लगा रहता है, बिल्कुल सॉफ्ट देखने में लगता है, तो उसी को कहा जाता है सीबम। अब कोई कोई क्या करता है, कोई कोई क्या बोलेगी, सभी लोग ऐसा ही करते हैं। जब उनको ये लगता है कि हमारे नाक पर तेलीय पदार्थ लगा है, मतलब हमारा जो स्किन है ऑयली ऑयली हो गया है, वो क्या करते हैं कि क्रीम लगाने लगते हैं, तरह तरह की क्रीम लगाने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो नेचुरल है उसमें इफेक्ट पड़ने लगता है। तो मान लीजिए आप क्रीम लगाएंगे तो मॉइस्चराइज तो हो जाएगा, मतलब जो तेलीय पदार्थ है वो नहीं दिखेगा उस पर, लेकिन कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर आप क्रीम लगाकर उसको मतलब ढक रहे हैं, जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, तो क्या बनना तो नहीं छोड़ देगा, वो तो बनेगा ही बनेगा। चाहे आप क्रीम लगा लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट या पाउडर कोई भी लगा लीजिए, लेकिन जो सीबम का निर्माण हो रहा है वो तो होगा ही। तो क्या होगा, जब आप ऊपर से मारेंगे उसको पॉलिश, ये नीचे से निकालेगा, जो प्राकृतिक है वो सीबम बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो क्या होगा कि वहीं पे फोड़ा होने लगता है, वहाँ पे इफेक्ट क्या हो जाता है, फोड़ा होने लगता है नाक पे। तो सबको ये बोलता है कि हमको पिंपल्स निकल रहा है, हमको ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो प्राकृतिक है उसके साथ छेड़खानी करने का ये नतीजा होता है। ठीक है। तो ये जो सेबेकस ग्लैंड है, समझ गए, तेलीय ग्रंथि, ये सीबम का निर्माण करता है। अब ये ध्यान दीजिए, इस बनता सबसे ज्यादा ये जानवरों में बनता है। देखिए जो गाय होती हैं, जो भैंस होती हैं, उनके शरीर पे आप हाथ ऐसे मतलब फेरेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि उनके जो स्किन होते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें जो है सेबेकस ग्रंथि होती है, ज़्यादा बनती है, सीबम का निर्माण मतलब वहाँ पे ज़्यादा होता है। अब देखिए जो कौवा होते हैं, पक्षी वगैरह होते हैं, कई ऐसे पक्षी हैं जिनके पंख में मतलब सेबेकस ग्रंथियाँ जो होती है, तेलीय ग्रंथियाँ ज़्यादा होती है, मतलब सीबम के निर्माण वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो उनके पंख भी क्या होते हैं, उनके पंख भी छूने में बिल्कुल सॉफ्ट फील होते हैं। ठीक है। तो आप समझ गए यहाँ पे। देखिए एक्सोक्राइन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बहिस्रावी ग्रंथि। तो ये बहिस्रावी ग्रंथि के कुछ टॉपिक है, अब इसके आगे और है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे और बात करते हैं। चलिए अब देखते हैं सैलिवरी ग्लैंड। ये जो सैलिवरी ग्लैंड है, जो ये पाचक एंजाइम का निर्माण करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में डिटेल से इसको पढ़ेंगे कि 4 प्रकार का एंजाइम निकलता है। ये क्या करता है, इसे पाचक, हम उस चैप्टर में डिटेल से बात करेंगे, यहाँ फिर सिर्फ इसका वर्क समझ लेते हैं। ये क्या करता है, पाचक एंजाइम का निर्माण करता है। ठीक है, यह पाचक एंजाइम का निर्माण करता है। अब देखते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये जो जठर ग्रंथि होती है, ये क्या होता है कि ये पाचक एंजाइम का निर्माण करती है। और पाचक एंजाइम में क्या होता है, रेनिन और पेप्सिन होता है। तो रेनिन का क्या काम है और पेप्सिन का क्या काम है, तो रेनिन और पेप्सिन का काम ये है कि इसको मतलब अच्छे से डाइजेस्ट कर देना। ठीक है। तो रेनिन क्या करता है, दूध को पचा देता है, और पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को पचा देता है। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन को पचा देता है और रेनिन दूध को पचा देता है। तो ध्यान दीजिए, अगर यही रेनिन और पेप्सिन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, अच्छे से नहीं पचेगा, तो उसी से बीमारी हो जाती है, जो हमारे पेट में गैस बन जाती है। ठीक है, अजीब अजीब मतलब ढकार आने लगते हैं, मतलब खट्टा खट्टा ढकार आने लगता है, उसी को गैस्ट्रिक कहा जाता है। तो उससे बीमारी हो जाती है। अगर ये अच्छे से वर्क नहीं करे रेनिन और पेप्सिन, तो अगर अच्छे से भोजन को नहीं पचाए तो इसी से गैस हो जाएगा, और गैस हो जाएगा तो उसी से गैस्ट्रिक नाम की बीमारी हो जाएगी। तो जब आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर क्या करता है, आपको गैस की दवा देता है, या तो ये सीलम दे देगा, या फिर आपको इनो या फिर हाजमोला बोल देगा खाने के लिए। समझ गए। तो आप गैस्ट्रिक समझ गए, जठर ग्रंथि, इसमें क्या होता है, पाचक एंजाइम होते हैं जिसमें रेनिन और पेप्सिन होते हैं। रेनिन और पेप्सिन क्या करते हैं, ये पचाने का काम करता है, रेनिन दूध पचाने का काम करता है, और
पेप्सिन जो है ये प्रोटीन पचाने का काम करता है, और यही नहीं पचे तो क्या होता है, बीमारी होती है जो गैस्ट्रिक नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है, और इसको सही करने के लिए, अच्छे करने के लिए डॉक्टर क्या आपको सलाह देते हैं, मतलब कि हजमोला खा लीजिए या फिर इनो पी लीजिए या फिर एसिलॉक खाने की, मतलब जो गैस की दवा जो भी हो सकती है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड जो है ये म्यूकस का निर्माण करता है, म्यूकस का निर्माण करता है, मतलब ये म्यूकस जो होता है वो चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको म्यूकस कहा जाता है। ये भोजन को निगलने में काफी मदद करता है म्यूकस। तो ये क्या करता है, म्यूकस का निर्माण करता है, ये भोजन को निगलने में मदद करता है। ठीक है, अब देखते हैं लीवर। लीवर जो है, लीवर को ध्यान से देखिए, लीवर को यकृत या जिगर, यकृत या जिगर कहा जाता है। यकृत और जिगर, ये लीवर बना क्या चीज का है, लीवर बना है हेपेटिक कोशिका का और बना है कुफर सेल का। कुफर सेल और हेपेटिक कोशिका ये दो मिलाकर बना है लीवर। तो देखिए ये हेपेटिक, यही ज्यादा होने लगता है ना, ये ज्यादा कोशिका बनने लगती है तो हो जाता है हेपेटाइटिस, हो जाता है हेपेटाइटिस। तो आपको यहाँ पे क्या बनता है, कुफर सेल का और बना होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर जो ग्रंथि है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये कौन सी ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि है। मतलब ये उदर ग्रंथि, उदर गुहा, उदर मतलब होता है खाली, गुहा मतलब होता है पेट। तो मतलब पेट में जो खाली जगह है भगवान ने क्या किया है कि उसी को लीवर वहीं पे सेट कर दिया है। तो ये जो दाहिना हाथ, दाहिना साइड है, दाहिना साइड ही लीवर सेट है, समझ गए। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है लीवर के, लीवर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर लेता है। मतलब अगर लीवर में कोई आपको चाकू मार दे या फिर वहाँ पे कोई मतलब नुकसान हो जाए, कोई वहाँ पे क्षति हो जाए, तो ये लीवर क्या करता है कि वहाँ पे क्षतिग्रस्त जो अंग हो जाते हैं, लीवर मतलब उसको स्वतः ठीक कर लेता है। क्योंकि ये हम कोशिका में आपको डिटेल से पढ़ा दिए हैं कि वहाँ जो लीवर होता है, कोशिका का विभाजन बहुत तेजी से होता है, इसीलिए जो लीवर है अपने क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर लेता है। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब कुछ चीजें हैं जो लीवर निर्माण करती है। क्या चीज का निर्माण करती है, फाइब्रिनोजेन का निर्माण करती है, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करती है, हेपरिन का निर्माण करती है और एल्ब्यूमिन का निर्माण करती है। तो देखिए आपको ब्लड में भी हम ये डिटेल से पढ़ा दिए हैं, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये बहुत अच्छे से डिटेल्स अभी इसके बारे में ब्लड में पढ़ा दिए हैं। अगर इसके डिटेल्स में आपको देखना है तो आप ब्लड पार्ट को देखिए, यहाँ पे सिर्फ हम इसका वर्क समझेंगे। ठीक है, वर्क क्या है, तो देखिए जो फाइब्रिनोजेन है और प्रोथ्रोम्बिन है, ये क्या करता है, हमारा हाथ कट जाता है ऊपर, तो ये हाथ जो कट जाता है उसमें ब्लड जमाने का काम करता है। ठीक है, लेकिन अगर यही शरीर के अंदर जमाने लगे तो इससे ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये इसी में बनता है, लीवर में बनता है हेपरिन, जो ये कहता है कि शरीर के अंदर नहीं जमाना है ब्लड, शरीर के बाहर जमाना है, शरीर के अंदर नहीं जमाना है, क्योंकि शरीर के अंदर जमाने से बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। ये हम आपको ब्लड जो चैप्टर है उसमें हम आपको डिटेल से समझा दिए हैं, यहाँ पे सिर्फ वर्क समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक बिलिरुबिन का निर्माण करता है। बिलिरुबिन क्या है, ये क्या है कि ये मतलब जो पीला रंग का निर्माण करता है, ये थोड़ा थोड़ा पीला रंग का निर्माण करता है ताकि जो लैट्रिन है सिर्फ उसी का रंग पीला हो सके। लेकिन अगर ये लीवर जो है डिसऑर्डर के चलते, डिसबैलेंस के चलते अगर ये ज़्यादा ही बिलिरुबिन का निर्माण होने लगे बॉडी में, तो क्या होगा कि पूरा शरीर हमारा पीला हो जाएगा, आंखें पीला हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, जॉन्डिस नाम की, हमें पीलिया जिसको कहते हैं वो नाम की बीमारी हो जाएगी, जॉन्डिस या पीलिया नाम की बीमारी हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं बिलिवर्डिन जो है, बिलिरुबिन एक अलग चीज है, ये जो बिलिवर्डिन जो है ये अलग चीज है, ये पीत का निर्माण करता है। ये पीत का, ये जो लीवर में पीत बनता है उसमें ये हरा रंग देने का काम करता है। ये बिलिरुबिन जो है इससे क्या होता है, जो पीत का रंग होता है वो हरा हो जाता है। ठीक है, अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये परिवर्तन करता है लीवर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अमोनिया क्या है, हमारे शरीर में क्या बनता है, अमोनिया, अमोनिया बनता है। लेकिन अमोनिया बहुत ही खतरनाक चीज है, हमारे बॉडी में पदार्थ है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक पदार्थ है। तो अमोनिया को क्या करता है कि यूरिया में परिवर्तन कर देता है। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन कौन करता है, तो लीवर करता है। बात आ गई समझ में। अमोनिया बनता है हमारे बॉडी में, अमोनिया को यूरिया में, कम खतरनाक पदार्थ में अमोनिया यूरिया में परिवर्तन हो जाता है, ये लीवर काम करता है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए, जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज जो होता है क्या चीज के फॉर्म में रहता है, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में रहता है। तो अगर हमारा जो लीवर अगर खराब हो जाए तो ग्लूकोज जो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में रहता है, तो ये ग्लाइकोजेन के फॉर्म में नहीं रहेगा, ये ग्लूकोज हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर लीवर खराब हो गया तो। ठीक है, अब इतना ध्यान दीजिए। अब इसके आगे यहाँ पे समझिए, देखिए ये क्या करता है, ये निर्माण करता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट खाएंगे आप, ये फैट का निर्माण करेगा और ज्यादा मोटे हो जाएंगे, उसके बाद से और खाएंगे तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करेगा। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इससे अब ये निर्माण होगा, अपने आप पे खर्चा नहीं करेंगे आप, तो क्या होगा, आप खुद ही खर्चा हो जाएंगे। मतलब ये है कि देखिए कार्बोहाइड्रेट खाने से क्या होगा, फैट बढ़ेगा। फैट जितना बढ़ेगा लीवर क्या करेगा, इसमें सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है, सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जो बनता है लीवर में बनता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लीवर में बनेगा, तो इससे क्या होगा, ये जो हम आपको बता दिए हैं अच्छे से कि चिपचिपा पदार्थ बनता है, चिपचिपा होता है कोलेस्ट्रॉल। अगर ये इससे क्या होता है, हार्ट अटैक भी आ जाएगा। इसीलिए जब आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो थोड़ा अपने पर खर्चा भी किया कीजिए ताकि बॉडी को मेंटेन रखा जाए। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट खाने से क्या होगा, फैट बढ़ेगा, फैट ज्यादा बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ने लगेगा, उससे हार्ट अटैक भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है, अभी बताया है लीवर में बनता है, सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लीवर में बनता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जहर तथा शराब से यह नष्ट हो जाता है। देखिए जब कोई शराब पीता है तो कुफर सेल जो होता है वो मतलब उसको पी जाता है। कुफर सेल क्या करता है, उसको खा जाता है। जो शराब पीते हैं मतलब कि उसको लीवर को नष्ट होने से बचा देता है कुफर सेल। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा पीजिएगा तब ना ये बचा लेगा, ये कुफर सेल पी के खुद ही मर जाता है। फिर कुफर सेल की कुछ हिस्सा मर जाता है, फिर दूसरा नया कुफर सेल बन जाता है, फिर आप पिएंगे, फिर वो मर जाएगा, फिर एक नया कुफर सेल बना लेगा। लेकिन ऐसा क्या होगा कि आप दोनों टाइम उठौना कर लेंगे उसको, सुबह शाम दोपहरिया तीनों टाइम अगर आप शराब पीने लगे तो किसी भी चीज की मतलब लिमिटेशन होती है, लिमिट होती है। तो अगर आप तीनों टाइम लगे पीने पूरा शराब सुबह शाम दोपहरिया, तो क्या हो जाएगा, कुफर सेल बहुत अच्छे से खराब हो जाएगा। उसके बाद से जब ये खराब हो जाएगा उसके साथ साथ क्या होगा कि लीवर भी खराब हो जाएगा। ठीक है, और जब जहर पीते हैं आप, जब जहर थोड़ा सा पिएंगे तो मतलब ये क्या होता है, ये कुफर सेल उसको निकल जाएगा, आपके ज़्यादा मरने की चांसेस नहीं होगी। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में आप जहर पी लिए तो ये कुफर सेल तो मरेगा ही मरेगा, साथ में किडनी भी डैमेज हो जाएगी। ठीक है, समझ गया, जहर तथा शराब से ये क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है। जैसे हम हैं, जब हम हैं मानव हैं, जैसे बड़े जो हैं वो क्या होता है, उनका जो ब्लड का निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है, हड्डी के बोन मैरो में होता है। लेकिन उन बच्चों का क्या है, जिन बच्चों का अभी जन्म ही नहीं हुआ है, जो अभी बर्थ ही नहीं किए हैं, जो बर्थ नहीं किए हैं उन्हीं को कहा जाता है भ्रूण। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, भ्रूण कहा जाता है। वो भ्रूण अवस्था, चाहे वो 9 महीना के हो गए, 1 घंटा में वो मतलब जन्म लेने वाले हैं, बर्थ होने वाले हैं 1 घंटा, लेकिन जब तक वो पेट में है माँ के तब तक उनको भ्रूण ही कहा जाता है। तो बच्चों की हड्डी जो होती है बहुत कमजोर होती है, इसीलिए उनमें कहाँ आरबीसी का निर्माण होता है, तो उनमें होता है लीवर में। और लीवर में कौन सी जगह होता है, तो लीवर में होता है मेसोडर्म। लीवर में मेसोडर्म, ये भी एक कोशिका है, तो ये मेसोडर्म में निर्माण होता है आरबीसी का। समझ गए, बच्चों में कहाँ होता है, सॉरी भ्रूण में कहाँ होता है, भ्रूण में आरबीसी का निर्माण होता है लीवर में, और लीवर में होता है मेसोडर्म में। ठीक है, तो देखिए ये जो बहिस्रावी ग्रंथि है इसको हम समझ गए, तो बहिस्रावी ग्रंथि हो गया कंप्लीट। अब देखेंगे हम अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित स्रावी ग्रंथि मतलब मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसको 2 पार्ट में करना पड़ेगा। तो आप इसको फर्स्ट पार्ट तक रहने देते हैं, दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आपसे अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि के बारे में। ठीक है, तब तक इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे।